विचारधारा जो कल्चर है, ये देश की जब महंगाई बढ़ती है तो इसमें एक दो पॉइंट नहीं होता है। सबसे पहले सरकार, आप जिस देश में हैं उस देश की जो सरकार है उसकी नीति कैसी है। भारत में जो 2000 का चिप वाला जो नोट था वो बंद हो चुका है। चिप हम लोगों ने तो देखा नहीं लेकिन सुना था। देश में जब रोजगार की कमी होगी तो उससे भी अर्थव्यवस्था चरमराती है। गलत हुआ है कांग्रेस के टाइम में। तो एक हमने क्या एक सुंदरता देखा कांग्रेस के अंदर कि कोई भी मंत्रालय पे, कोई भी नेता पे अगर आरोप लगा तो सबसे पहले उन्हें उनसे इस्तीफा लिया जाता है। आज जो दिल्ली में आंदोलन कर रही हैं बच्चियाँ, पहलवान, वो लोग कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है और वो जो आरोपी हैं वो सदन में अभी भी हैं, है ना? मतलब जो गलत करने वाले इंसान हैं वो सदन में हैं और जो गलत के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाया, जिन्होंने लगभग 4,000 किलोमीटर यात्रा की, आज उस समय से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। अभी फोर्थ पिलर लाइव के स्टूडियो में प्रभात कुमार चंद्रवंशी जी हैं। ये युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा इनके बारे में, राजनीति के बारे में, कि आखिर ये किनसे प्रभावित हो करके ये राजनीति में कदम रखा। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में अपना टाइम दिए। आप बताइए। अ, सबसे पहले फोर्थ पिलर लाइव की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। पहली दफ़ा आपके इस प्रांगण में हम आए हैं और मेरी पूरी शुभकामना है कि इस विकट परिस्थिति में जो मीडिया का स्तर जो धीरे-धीरे समाप्त होने पे है, लोगों का विश्वास टूट रहा है। निश्चित तौर पे फोर्थ पिलर लाइव अ, बेहतर एक मीडिया की जो एक स्थिति है वो मजबूत करेगी और मैं निवेदन भी करता हूँ। आप ये जो राजनीति में कदम रखे, किससे प्रभावित होकर के रखे? आपके बारे में पता चला कि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी से आप किस सब्जेक्ट में पढ़ाई किए? अ, पटना विश्वविद्यालय में जब मैं था तो उस समय सिविल सेवा की तैयारी करता था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया, चूँकि पॉलिटिक्स तो मैं 2000 से कर रहा हूँ, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया 2012 का जब छात्रसंघ चुनाव पटना विश्वविद्यालय में हो रहा था। उस दौरान मुझे लगा कि देश में जो हालात हैं, उस समय के भी हालात इस समय से बेहतर थी, लेकिन मुझे एक प्रगतिशील और एक भारतीय नागरिक के नाते मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए और ज़्यादातर देश की परिस्थिति में, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने गांधीज़्म को पढ़ा, नेहरू को पढ़ा और बाकी सिद्धांतों को भी हम पढ़ा। तो हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो एक कल्चर है, एक जीने की शैली है और इसमें बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आकर अपना योगदान दिया। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे पहले और सीखने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम था एनएसवाई। तो हमने एनएसवाई को जॉइन किया और एनएसवाई 2009 से हम एनएसवाई में थे, लेकिन पार्टी ने टिकट देकर छात्रसंघ चुनाव हमें लड़ाया। तो एक टर्निंग पॉइंट हमारा 2012 रहा। तो 2012 में हमने गांधी और नेहरू को अपने आदर्श माने। महिला में इंदिरा जी को हम एक आदर्श आयरन लेडी मानते हैं और अब तो कांग्रेस की जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें हम रम गए हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के आपका क्या सोच है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है? कांग्रेस के टाइम, जिस समय कांग्रेस का टाइम था, उस समय क्या महंगाई कुछ कम था? इसके बारे में बताइए। देखिए, देश की जब महंगाई बढ़ती है तो इसमें एक दो पॉइंट नहीं होता है। सबसे पहले सरकार, आप जिस देश में हैं उस देश की जो सरकार है उसकी नीति कैसी है। तो आप देख रहे हैं, आज कल की खबर है कि भारत में जो 2000 का चिप वाला जो नोट था वो बंद हो चुका है। चिप हम लोगों ने तो देखा नहीं लेकिन सुना था मीडिया के सोसाइटी से। तो इससे पहले जो नोटबंदी हुआ था, तो ये जो नोटबंदी का जो निर्णय था, आज देख लीजिए तो देश की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो गिरती है, तो इसमें एक गलत नीति था उनका। तो इसके साथ ही साथ आज पूंजीपतियों को सबसे आगे किया जा रहा है और देश भारत भारत की जो कल्चर है वो विभिन्नताओं का देश है। ये कोई अमेरिका नहीं है कि एक बार में आप चाहेंगे
पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लेंगे। तो यहाँ ये जो अगर ऐसी बात रहती तो हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया करती। वो राष्ट्रीयकरण उन्होंने इसलिए किया क्योंकि गाँव तक बैंक जाए और गाँव तक संपूर्ण देश का विकास हो। अर्थ लोगों के हाथ में जाए, गरीबों के, मज़दूरों के हाथ में जाए। तो ऐसे बहुत ऐसे सेक्टर थे जिसको सरकारीकरण किया गया था पब्लिक सेवा के लिए। आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं कि चाहे रेल हो गया, बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, ये सारी चीज़ों को पूंजीपतियों के हाथ में, 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। जो मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं, उनका एक तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। और वो जो मध्यम वर्ग के जो होते हैं बिजनेसमैन, उनका एक बड़ा योगदान होता है रोज़गार को लेकर। और देश में जब रोज़गार की कमी होगी तो उससे भी अर्थव्यवस्था चरमराती है। तो बहुत सा रीज़न है और कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, हम इसकी आलोचना एक विचारधारा के नाते सिर्फ नहीं करते हैं, वो तो विचारधारा के विपरीत में हम हैं। लेकिन इनकी जो नीति है, वो लोक कल्याण नहीं है, जनहित नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। यहाँ जैसे अभी भाजपा पे आरोप लगाया जा रहा है घोटाला को लेकर के, आए दिनों बहुत सारे घोटाला होता है। इस घोटाले के बारे में आप क्या कहें? हम देखिए, सरकार में जो ज़िम्मेदार पद पे बैठे हैं, यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार एक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो अर्थ को लेकर भी होता है, क्राइम को लेकर भी होता है, अपराध को लेकर भी होता है। तो ये मेरे दृष्टिकोण से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हम वर्तमान में क्या देखते हैं कि सदन में बैठने वाले लगभग 90% जो नेता हैं बीजेपी की, वो सब के सब सभी पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है कि आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ पे एक आपराधिक किस्म के लोग बैठ जाते हैं। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि बड़ा आंदोलन हो रहा है। इससे पहले किसान का आंदोलन था, जो यूथ थे, सेनाओं के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। आज जो स्पोर्ट्स में है, देश का नाम गौरव करने वाली उम उम, लड़कियाँ, तो ये लोग देश का तिरंगा फहरा कर पूरे वर्ल्ड में देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया और इन लोगों पे शोषण हो रहा है। और किसान जो कि देश को अन्न देकर देश को समृद्ध करते हैं, अब बताइए कि वो जब आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी बोला गया। और आप देख लीजिए बहुत ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे छात्र जो पढ़ाई करते हैं और सर्वांगीण विकास के लिए अपनी बात को रखते हैं, चाहे जेएनयू हो गया, पटना विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, जामिया इस्लामिया हो गया, इस सारे विश्वविद्यालय में भी नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल। और जो छात्र जो हमारे देश के छात्र हैं, उन्हें आतंकवादी, नक्सलवादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग, इस तरीके का, और ज़िम्मेदार पद पे बैठकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे बातों को बोलते हैं। तो आप बताइए कि देश में जब आप चुनाव जीत कर आए, इस देश के यूथ ने एक अनपढ़, कहा जाए तो कम पढ़े लिखे और गरीब परिवार के लोग इंसान को प्रधानमंत्री बनाया। और वो इंसान वहाँ पे जाकर पढ़े लिखे यूथ पे ताना मारते हैं, तो ये विडंबना है, दुर्भाग्य है। अच्छा, जैसे अभी घोटाला की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारे घोटाला हुए, डीएलएफ घोटाला हुआ, बोफोर्स हुआ, नेशनल हेराल्ड हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस दूध की धुली हुई है? क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ये फिर से अगर इसकी सरकार आती है तो घोटाला बंद हो जाएगा? इसके बारे में। बहुत आभार कि आपने इस तरीके से प्रश्न किया। अ, देखिए, एक आरोप लगना और एक आरोप सिद्ध होना, ये दोनों में फ़र्क होता है। आज हम आपके सामने बाइट दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आरोप लगा सकता है कि हम कुछ भी किए हैं। लेकिन देश में तो न्यायपालिका व्यवस्था है ना। देश की जो जब सरकार की बात करते हैं, तो तीनों का ज़िक्र करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, एक पावर है। तो जहाँ पे आरोप लगाना, लोग मीडिया में बैठकर सोसाइटी में कोई स्टेटमेंट दे देना, वो एक आरोप नहीं होता। और अगर कांग्रेस, अगर अगर गलत हुआ है कांग्रेस के टाइम में, तो एक हमने क्या एक सुंदरता देखा कांग्रेस के अंदर कि कोई भी मंत्रालय पे, कोई भी नेता पे अगर आरोप लगा तो सबसे पहले उन्हें उनसे इस्तीफा लिया जाता है। ठीक है? जाँच होती है और जाँच में जो निर्णय आया,
आज 9 साल से तो ऊपर हो गया है मोदी जी की सरकार। आप कोई एक ऐसा आरोप बता दें जो कि कांग्रेस पे आरोप लगा और वो सही साबित हुआ है। एक भी नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आरोप लगना और वर्तमान में आप देख लीजिए कि जो आरोप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आज जो दिल्ली में आंदोलन कर रही हैं बच्चियाँ, पहलवान, वो लोग कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है और वो जो आरोपी हैं, वो सदन में अभी भी हैं। है ना? मतलब जो गलत करने वाले इंसान हैं, वो सदन में हैं और जो गलत के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाया, जिन्होंने लगभग 4 हज़ार किलोमीटर यात्रा की, आज वो सदन से बाहर हैं राहुल गांधी। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बिहार में जैसा कि अभी बिहार में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वहाँ कांग्रेस की जीत हुई। तो आने वाले 2024 में बिहार में कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी? इसके बारे में? कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ी अलग है। ये कोई एक एंगल से मोदी जी या अमित शाह निर्णय ले लिए, ऐसी नहीं है कांग्रेस पार्टी। यहाँ हमेशा इलेक्शन जब भी किसी स्टेट में होता है, तो उस स्टेट के लोग और केंद्र के लोग बैठकर और उसके बाद टीम गठित की जाती है। अलग-अलग लोगों को ज़िम्मेदारी दी जाती है। हम जब बिहार की बात करते हैं और कर्नाटका की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ है, उससे देश में एक माहौल बना है और लोकसभा चुनाव में 100% फ़ायदा होने वाला है। और आप देख लीजिए जैसे इलेक्शन आया, जहाँ पे ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, वो समर्थन में आई हैं। धन्यवाद ममता जी का भी और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी समर्थन में आए हैं। तो वो एक अलग एक माहौल। लेकिन जब हम 24 के बाद 25 में जब बिहार में एंट्री मारेंगे, तो यहाँ का समीकरण थोड़ा-सा अलग है और लोकसभा और विधानसभा में फ़र्क हो जाता है। मेरा एक जो दृष्टिकोण है, वो ये है कि बिहार के इलेक्शन में एक सामाजिक स्ट्रक्चर काम करेगा और उसके लिए पार्टी के अंदर काम हो रही है, बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है। लेकिन ये इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ गठबंधन में हम रहेंगे, 2 क्षेत्रीय दल होंगे, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रहेंगी, तो साथ में हम लोग काम करेंगे। लेकिन पूर्ण रूपेण अगर हम कांग्रेस की बात करें कि प्रभु बिहार में कैसे होगी तो एक जो स्ट्रक्चर है ईबीसी का ओबीसी का एक बड़ी आबादी है लगभग 70% की आबादी उस पर फोकस करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है क्योंकि दिल्ली में इसी 30 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी और ईबीसी का एक बड़ा राष्ट्रीय संबोधन होना है, मीटिंग होनी है। तो निश्चित तौर पे अब कांग्रेस पार्टी ओबीसी ईबीसी के लिए ध्यान दे रही है, तो उसका इफ़ेक्ट बिहार के इलेक्शन में पड़ेगा। ये दिल्ली में हमारी महिला पहलवान बहन जो है वो काफ़ी दिनों से अनशन पे है। उसके बारे में बताइए कि आखिर उसमें जो दोषी हैं या दोषी होंगे, उस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देश के कोई भी नागरिक हैं वो कहेंगे कि कार्रवाई गलत के खिलाफ होना चाहिए। एक निर्भया जो काल्पनिक नाम हम जानते हैं, उस पे आप देख लीजिए कि 10-12 साल के बाद उसे फांसी हुई। तो एक निर्भया जो देश की बेटी थी, आज ऐसी बेटी धरना पे बैठी है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, ये जाँच का विषय है। लेकिन 8% पूरी दुनिया देख रही है। हमारा तिरंगा को लहराने वाली जो बेटी हैं और जो सुपुत्र वहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसान भी समर्थन में आ गया है। सारे बुद्धिजीवी और प्रगतिशील लोग मीडिया उसको दिखा नहीं रही है, जिस तरीके से दिखाना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है किसान आंदोलन को भी नहीं लोग दिखा रहे थे। लेकिन ये मेरे दृष्टिकोण से ये एक जाँच का विषय है और सरकार को सीखने की ज़रूरत है, नुकसान होने वाला है। ये सिर्फ़ बीजेपी की सरकार नहीं जाएगी बल्कि देश की जो एक कल्चर है ना वो ख़राब होने वाला है। आप बताइए ना कितना घातक बात है कि एक समय ऐसा था कि महिलाएँ खेल में या किसी क्षेत्र में आगे नहीं आती थी। लेकिन वो तो इंदिरा जी के टाइम से आप देखें कि महिलाओं को बहुत आगे किया जाए। आज खेल के क्षेत्र में अपनी बेटी को या आप अपनी बहन को क्यों भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। इस तरीके का कल्चर अगर रह गया, माहौल बन गया, तो मैं भी अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को नहीं भेजूँगा। भारत के कोई भी लोग जब नहीं भेजेंगे खेल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, जब डर का एक माहौल बन जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पे देश का सर्वांगीण ना तो विकास होगा, ना ही एक सकारात्मक एक माहौल बन पाएगा। ये घातक है। हमारे देश के सैनिक
वो हमेशा सरहद पे तैनात रहते हैं, देश मतलब वो जागते हैं तो हम लोग चैन से सोते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वो पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पे कुछ निशाना साधे थे। इसके बारे में बताइए कि पुलवामा हमला जो है, वो कहीं न कहीं मनगढ़ंत साजिश थी या फिर उसको साजिश के तहत उसको अंजाम दिया गया? पुलवामा हमला जो है, इस सब्जेक्ट पे जब आप मेरे से प्रश्न कर रहे थे, काफ़ी गंभीर प्रश्न है और इससे मेरा एक दिल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस समय ये पुलवामा हमला हुआ था, ठीक उस समय मैं पटना के अशोक राजपथ पे विश्वविद्यालय के ठीक सामने 17 दिनों तक बेरोज़गारों हल्ला बोल का एक मूवमेंट हमने तैयार किया था और वो बेरोज़गारों हल्ला बोल पूरे देश में चला था। मीडिया ने भी बेरोज़गारों हल्ला बोल का एक एक कॉन्सेप्ट चलाया था। चूँकि ये मेरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, हम ना तो खाना खाते थे, ना सिर्फ़ पानी पीते थे और ये लगातार 17 दिन का ये आंदोलन था हमारा और पुलवामा का मामला जैसे ही आया, वो हमारा आंदोलन भी दबा। इसलिए इससे हम जुड़े हैं और पूरे देश के जो भी यूथ हैं, प्रगतिशील लोग हैं, जैसे ये मामला आया कि देश के सेना शहीद हो गए और उस समय जाँच का विषय था, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था और लोग को ये आभास हो गया कि ये गलत हुआ है। लेकिन उन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करते हुए टू द पॉइंट पे बात करें कि एक ज़िम्मेदार नागरिक अ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, है ना? सत्यपाल मलिक जी जिस तरीके से बात को रख रहे हैं, वो तो बीजेपी के सिस्टम से जुड़े हुए आज भी हैं। उन उसी के सिस्टम से वो राज्यपाल भी बने, वो एक लीडर भी हैं, किसान के बेटा भी हैं, उनके फैमिली के लोग सेना में भी हैं। तो अगर वो इस तरीके से पॉइंट वाइज़ बात को रख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया कि इस पे चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, मतलब क्या है? मतलब यही है कि देश में जो सेना शहीद हुए हैं, वो शहीद सेना किस फैमिली से आते हैं? हमारे आम पब्लिक हमारे फैमिली से, आपके फैमिली से हैं। उस सदन में बैठने वाले जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनके कोई पुत्र हैं क्या सेना में? नहीं है। उनके फैमिली से कोई नहीं है। तो उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। देश का सेना को शहीद कर दो, किसानों को मार दो, आतंकवादी कर दो। हमें बस इलेक्शन देखना है और इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करना है और फिर पूंजीपतियों के रिसोर्स संसाधन से अपना प्रचार प्रसार मिथ्या प्रचार प्रसार करना है और ये मिथ्या प्रचार प्रसार में इतने डूब चुके हैं कि इनके अंदर जो आत्मा है डिक्टेटरशिप का वो विद्यमान हो चुका है, पूरा समा गया है। नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है कि वो बहुत ही अंदर से वो डिक्टेटर हो चुके हैं और एक डिक्टेटर कमज़ोर होता है, तानाशाह अंदर से खोखला होता है और उनकी मतलब जो भी नीति है, आज आप देख लीजिए नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन ये करेंगे। देश की स्थिति कहाँ पे चली गई है? उतना पैसा का जो ये जो सदन बन रहा है, पूरी ताकत लगा दी गई है इस सदन को तैयार करने में और किस दिन उसकी शुरुआत होगी? जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारने वाला जो अपराधी था आतंकवादी, देश का पहला आतंकवादी कौन था? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, भारत में सबसे पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा और उसका जिस दिन जयंती है, उस दिन आप लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कैसे लोगों के हाथ में देश चल रहा है। मूल्यांकन करने की बातें हैं। ये 2024 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसको लेकर के आप क्या रणनीति अपनाए हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए? क्या-क्या करने वाले हैं? किस तरह का प्रक्रिया आप मैं 2 तरीके से बात करूँगा। एक तो कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूँ और कांग्रेस की जो कल्चर है उसको लेकर हम लोग काम करते हैं, एक बात है। दूसरी बात है कि मेरे जो लीडर हैं वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट वे में उनका एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है कि अगर आप कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं तो जनता के लिए काम करें। उनके हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सामाजिक स्ट्रक्चर पे जो मुसीबत है, समस्या है, उसको लेकर आप काम करें। अगर ये आप काम करना शुरू करेंगे और लोग आपसे जुड़ना शुरू कर दिए, फिर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है। तो उसको लेकर हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्षेत्र में टीम बना के, यूथ के साथ जुड़ के और कम रिसोर्स में, चूँकि हम लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, कम संसाधन में जितना हो सकता है, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और नेक्स्ट जब समय आएगा इलेक्शन का तो उस समय की जो ज़िम्मेदारी मिलेगी, उस पे हम लोग
खड़े रहेंगे और अपना भी एक विज़न है, कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी पार्टी के बीच में रखी जाएगी और तालमेल से कुछ बेहतर होगा। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो इलेक्शन है, नेतागिरी और बाकी चीज़ें, इसको थोड़ा-सा साइड करें। हम इस देश के सिटीज़न हैं ना, नागरिक हैं, तो नागरिक का क्या एक दायित्व बनता है? आज की तारीख में देश की जो परिस्थिति है ना, उसमें सबसे जो बड़ा काम है, जो बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो है देश का नागरिक बनना। अगर जिस दिन आप देश के नागरिक बन जाते हैं, तो गलत को गलत, सही को सही आप बोल सकते हैं। कांग्रेस की कल्चर में क्या रही है कि कांग्रेस के कल्चर में हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ भी अगर कोई बात अगर बोलना है, तो वो आज़ादी, लिबर्टी मिली है कांग्रेसियों को। बीजेपी में वो चीज़ नहीं है। अब बहुत से लीडर को आप देख लीजिए ना कि राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ उनने आवाज़ उठाया, मैं खुद आवाज़ उठाया हूँ प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। तो ये लिबर्टी हमें मिलती है कांग्रेस पार्टी के कारण। बीजेपी के अंदर वो चीज़ नहीं है। मोदी जी के खिलाफ किसी की हैसियत है बोलने की? अमित शाह के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये चीज़ है, बाकी देखते हैं, वेट एंड वॉच। कांग्रेस को मजबूत करने में आप काफी दिनों से लगे हुए हैं। आई थिंक जब से आप यूनिवर्सिटी छोड़े हैं उसके बाद कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। इस दौरान आपको क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? किस किस चीज को झेलना पड़ा? परेशानी तो हम इसे परेशानी नहीं कहेंगे, कहेंगे कि हमने जो किया है हमसे 100 लाख गुना ज़्यादा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। अगर हम दिल्ली में जेल गए, यूपी में जेल गए, पटना में जेल गए, अगर जेल हम जा रहे हैं 2, 4, 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, ये बहुत छोटी बातें हैं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो सालों-साल जेल में रहे। उनको पीटा गया, मारा गया, हमें भी पीटा मारा गया, लेकिन उन लोगों से तो हमने प्रेरणा लिया है। तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर उन लोगों की कुर्बानी के बाद अगर उन लोगों ने एक एक राष्ट्र दिया हमें, एक बेहतर देश दिया है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है और हम उनके उनके नई पीढ़ी हैं। हमारे पूर्वजों ने जो देश को आज़ाद करके हमको सौंपा है, उस देश को बचाने की जो एक परिकल्पना और प्रयास है, वो जारी है, जारी रहेगा और हम चाहते हैं कि हम मेरे बाद की जो एक पीढ़ी आए, वो भी इस चीज़ से जुड़े। देश को बचाने के लिए, मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, वैमनस्य को मिटाने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और सभी को लेके चलने के लिए ये जारी रहेगा। अभी ये जो लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या-क्या करने वाले हैं? बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन अभी बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उस समय हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा और घोषणा पत्र को लेकर लगातार हमारी टीम काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो जिन संस्थाओं को बेचा गया है, एक एक मैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि शायद उन्हें बचाने की का अथक प्रयास होगा ताकि रोजगार सृजन हो और अगर ये काम हम करते हैं तो देश की इकोनॉमी की स्थिति भी सही होगी। एक काम तो ये किया जाएगा। दूसरी बात, सेना में जो एक कानून लाया गया था, उस कानून को शायद निरस्त किया जाएगा। जिस तरीके से पहले जो देश चल रहा था, नेहरू जी के रोड मैप पे, इंदिरा जी के रोड मैप पे, है ना, राजीव गांधी जी के रोड मैप पे, उस रोड मैप को ठीक किया जाएगा और जो पूंजीपति के हाथ में पूरा देश को सौंपने का जो एक कुकृत्य किया गया है, ये इसमें सुधार होगा और हमारा देश होगा, देश के लोगों का देश होगा, उसके लिए काम की जाएगी। रोजगार के लिए काम होगा। सबसे बड़ी बात है कि देश में नफरत को मिटाकर और बेहतर एक माहौल बनाया जाएगा। ये हमारे देश के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव के माध्यम से? आ, फोर्थ पिलर लाइव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं देश के यूथ को, आप ना तो कांग्रेस से जुड़े ना ही बीजेपी से जुड़े। सबसे पहले आप देश के नागरिक बने, देश के संविधान को पढ़ें, मौलिक अधिकार को जानें। जिस दिन आप मौलिक अधिकार को आत्मसात करेंगे, निश्चित तौर पे आपको पता चल जाएगा कि देश की स्थिति क्या है और आपको करना क्या चाहिए। तो जिस दिन देश के संविधान को यूथ मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन देश की कल्चर को समझ जाएँगे, वो मतलब 50% वो कांग्रेसी हो जाएँगे। हम चाहते हैं कि यूथ सबसे पहले अपनी नागरिकता को समझे, ना कि
देश में भी क्या किया जा रहा है, दो पक्षों का एक माहौल बनाया जा रहा है मीडिया लाइन में या सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे। एक पक्ष रखा जा रहा है अलग विजन को लेकर, दूसरा पक्ष उसको काट रहा है, तो हम एक दूसरे को काटने पे लगे हैं। तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है लगभग 8-9 सालों में, 10 सालों में ज़्यादा हो गया है। लेकिन पहले के जिस समय बीजेपी की सरकार बनी हुई थी, उस समय भी हम क्या देखते थे कि लोग तुलनात्मक बातें करते थे और एक नागरिक का जो अधिकार है सत्य को सत्य बोलना, गलत को गलत बोलना। आज आप देख लीजिए ना, बहुत ऐसे बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, जो कि धरना पे जो बैठी हैं लड़कियां या किसान आंदोलन किए, उनको गलत वो लोग कह रहे हैं, मगर मोदी जी गलत कर रहे हैं, गोदी मीडिया गलत कर रही है, तो हमारे जो भाई हैं यूथ वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अगर गलत है तो गलत है। जैसे कांग्रेस के कल्चर में, आज हम कांग्रेस में है ना, लेकिन कांग्रेस के बहुत ऐसे सिस्टम में हमने प्रश्न खड़ा किया, बहुत से लीडर हैं जो जिन्होंने अपनी बात को रखा है। तो हमारा ये कहना है कि देश के नागरिक जिस दिन आप बन गए, जो कि हमारे रवीश कुमार कहते हैं, देश के नागरिक बनना बहुत जरूरी है। हम निवेदन बस इतना करना चाहते हैं कि आप नागरिकता को पहचानिए कि आपका मौलिक अधिकार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात कुमार चंद्रवंशी जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू।